हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडावल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी के पदखंड का 4th चैप्टर 6 पे जो लिखा गया है नाभा दास के द्वारा, उसी का आज मैं टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा सारे प्रश्न के उत्तर को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं हम हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो पहले समझ लीजिए कि छप पे जो लिखा गया है नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। तो मैंने इस कविता का भावार्थ इस वीडियो से पहले बना दिया है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं उस वीडियो को, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में लिख रहे हैं कि नाभा दास ने किस छंद में अपनी रचना की है। ठीक है, किस छंद में अपनी रचना की है। तो उन्होंने छप्पे छंद में अपनी रचना की है। तो आपका जो आंसर डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, छप्पे। ओके, फिर अगला प्रश्न है कि किस कवि ने किसी की मुंह देखी बात नहीं कही। किस कवि ने किसी की भी मुंह देखी बात को कभी नहीं कहा या कभी उसको सच का वैल्यू नहीं दिया। तो कबीर दास जी थे, उन्होंने कभी भी किसी के मुंह से सुने बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसको सत्य नहीं माना। तो इसका भी आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कबीर दास। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है कि किस कवि ने काव्य में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। तो किस कवि ने, तो सूरदास, यानी आंसर जो बी होगा करेक्ट होगा कि सूरदास ने अपने काव्य में कृष्ण लीला की चर्चा किए, वर्णन किए। और सूरदास का एक पद है जो आपके सिलेबस में है पद वो, ठीक है। तो उसका भी भावार्थ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर डाला गया है, आप वहाँ से देख लीजिए। आप मेरे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट 12th क्लास हिंदी में जाइए और वहाँ से आप देख लीजिए वीडियो को। ओके, अगर किसी चीज़ का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस काव्य में तुकबंदी का सौंदर्य है। ठीक, किसके काव्य में तुकबंदी का सौंदर्य है। देखिए तुकबंदी का अर्थ क्या होता है। तुकबंदी का सौंदर्य करने का मतलब कि कोई दोहा होता है 2 लाइन का, तो मान के चलो कि वो सो पर खत्म हुआ, तो उसका जो नीचे का जस्ट लाइन है वो इसी टाइप का ओ कार की मात्रा वाले वर्ड से, यानी मान के चलिए कि रो से खत्म होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों में क्या है कि ओ की मात्रा है। ओके, ओ की मात्रा है। तो ये जो सेम वर्ड पर जाकर खत्म होता है ना, उसी को कहते हैं तुकबंदी। तो किस कवि के काव्य में तुकबंदी का बात है, तो वो सूरदास के जो भी कविताएं दोहे हैं उनमें तुकबंदी का सौंदर्य मिला। यानी जो 2 लाइन का दोहा है, उस दोहे में फर्स्ट लाइन जिस चीज से, यानी जिस सेम वॉइस से खत्म होता है, वैसा ही दूसरा लाइन भी उसी सेम वॉइस से खत्म होता है। ओके, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कबीर जीवन का मूल किसे मानते हैं। कबीर जी है वो जीवन का मूल मंत्र किसे मानते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, भक्ति। ओके, जो कबीर जी है वो भक्ति को ही मूल मंत्र जीवन का मानते हैं। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर। नाभा दास का जन्म अनुमानित कब हुआ है। यानी जो नाभा दास है उनका जन्म अनुमानित है, ठीक है ना, एकदम फिक्स नहीं। तो उनका जन्म अनुमानित में ही कब फिक्स किया गया है, तो वो 1570 ईस्वी को माना जाता है कि उनका जन्म हुआ था। ओके, 1570 ईस्वी में। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे। यानी नाभा दास जो थे उनके दीक्षा गुरु, उनको दीक्षा
किसने दी? तो उनके दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास। ओके, अग्रदास जो थे वो उनके शिक्षा गुरु थे। और आप लोग से एक प्रश्न है कि आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा कि अग्रदास का दूसरा नाम क्या है। ओके, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इनका दूसरा नाम नहीं पता है तो आप मेरे भावार्थ वाले वीडियो को देखिए, ठीक है। इस चैप्टर का जो 6वां चैप्टर है उसका भावार्थ वाले वीडियो को देखिए, मैंने कवि के परिचय में इस बात को बताया। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि इनमें से कौन नाभादास द्वारा रचित है? इनमें से कौन नाभादास द्वारा रचित है? तो देखिए भक्तमाला जो है वो नाभादास के द्वारा ही रचित है, यानी जो आपका 6वें छंद है, 6वें, ये भी आपका क्या है? भक्तमाला से ही लिया गया है, ठीक है। और ये कब से कब तक निर्माणित हुआ था ये भी मैंने बताया है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि भक्तमाला में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो आप सभी को पता है कि भक्तमाला में 6वें छंद का प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, 6वें। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं 10 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नाभादास किस उम्र के थे जब इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी? ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब नाभादास शिशु काल में थे, ठीक है ना, शिशु काल, या शिशु काल कहने का मतलब कि 1 ईयर से लेकर 6 ईयर तक का जो भी बच्चा का एज होता है वो सब शिशु काल में ही आते हैं। ओके, तो जब नाभादास शिशु काल में थे, यानी शिशु की अवस्था में थे, तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। ओके, और जिस कारण फिर उसके बाद गांव में अकाल पड़ा तो ये राजस्थान में प्रवास किए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नाभादास की मृत्यु कब हुई? नाभादास की मृत्यु कब हुई? देखिए उनकी मृत्यु भी एकदम फिक्स नहीं है। ओके, ना उनका जन्म तिथि फिक्स है और ना ही मृत्यु फिक्स है, बस माना जाता है, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है 1600 वर्ष, ठीक है, यानी 1600 जो आपका 16वीं शताब्दी दम था 1600, ठीक है ना, वहाँ तक माना जाता है कि वो जीवित थे। ओके, तो इसका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर है कि नाभादास की अस्थाई निवास कहाँ थी? यानी जो नाभादास थे वो कहाँ के अस्थाई निवासी थे? तो वो वृंदावन के अस्थाई निवासी थे। ओके, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, वृंदावन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर है कि नाभादास कैसे शिक्षा प्राप्त की? यानी जो नाभादास थे उन्होंने कैसे अपना शिक्षा को प्राप्त किया, शिक्षा ग्रहण किया? तो वो सत्संग के द्वारा अपना शिक्षा यानी ज्ञान को अर्जन किए, ठीक, और गुरु की देख रेख में भी अपना ज्ञान को, अपने जो शिक्षा को है बढ़ाया। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। ओके, क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। अगर आपको के एग्जाम में अगर सिर्फ एक दोनों में से कोई एक दे तो आप उसमें टिक आउट कीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों दे दिया ऑप्शन, तो आपको दोनों में टिक करना है, यानी सी नंबर, उपयुक्त दोनों में, ठीक। तो दोनों से उन्होंने प्राप्त किया था। ओके, और किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्तमाला का रचना बताए, रचना काल बताए। भक्तमाला का रचना काल बताए, यानी जो भक्तमाला है वो कितने से कितने ईस्वी के बीच में लिखा गया है? तो जो भक्तमाला का रचना काल है वो 1585 से लेकर 1596 ईस्वी तक में लिखा गया था। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा कि 1585 से लेकर 1596 तक के बीच का जो अवधि था उसी में भक्तमाल लिखा गया था। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस कारणवश नाभादास और उनकी माता ने जन्म स्थान को छोड़कर राजस्थान के जयपुर में आकर रहने लगे? ओके, यानी जिस स्थान पर नाभादास का जन्म हुआ था उस स्थान को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर वो माता के साथ किस कारणवश
जयपुर जो राजस्थान में पड़ता है वहां आकर बस गए थे। तो उनके गांव में जहां उनकी जन्म भूमि थी उस स्थान पर अकाल पड़ गया था, किसी कारणवश अकाल पड़ गया था, जिस कारण उनको राजस्थान के जयपुर जगह पर प्रवास करना पड़ा। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि नाभादास किसको अपना आराध्य मानते थे। ठीक है, किसको आराध्य मानते थे नाभादास? तो नाभादास राम जी को अपना आराध्य मानते थे। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा कि राम जी को। ओके, चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर की नाभादास किस काल के कवि थे। तो नाभादास थे भक्ति काल के, यानी जो भी राम जी को या कृष्ण जी को या किसी भी भगवान के बारे में चर्चा करते हैं ना, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो कवि थे वो भक्ति काल के थे। ठीक, भक्ति काल के वो कवि है। ठीक है, इसीलिए तो भक्ति का जिक्र कर रहे हैं, किसी भगवान का जिक्र कर रहे हैं। तो आप लोग का ये कोई भी प्रश्न हो, अगर वो कवि किसी भगवान से रिलेटेड बातों को ज़्यादा बता रहा है तो आप समझ जाइए कि वो भक्ति काल के कवि है। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने अपनी बात सखियों शब्द तथा रमैनियों के माध्यम से की है। ठीक, जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस कवि ने, ओके, किस कवि ने जो अपनी बात है उसको शब्द और रमैनियों द्वारा प्रकट किया है। तो ठीक, तो शब्द का मतलब होता है कि गाकर, ठीक है ना, कोई भी कविता है इसको गाया जाता है ना, गाया जाता है, तो उस कवि को उस कविता को कहा जाता है शब्द। ओके, और रमैनिया का अर्थ होता है, रमैनी का अर्थ होता है कि पदों में, ठीक है ना, छंदों में, पदों में उसको व्यक्त किया जाता है, उसी को रमैनिया कहा जाता है। ओके, तो किस कवि ने अपने कविता के लिए दोनों चीजों का प्रयोग किया है? तो वो कवि का नाम है सूरदास। सूरदास ने अपने कविता में इन दोनों चीजों का जिक्र किया है। ओके, दोनों चीजों का जिक्र किया है, शब्द और रमैनियों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो सूरदास आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। तो ये 18 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एकदम अच्छे से। ओके, अगर कोई भी चीज़ का कमी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बगल में ही बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल पर सेट कर ले। और इतना करने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई भी नुकसान नहीं है, और ये एकदम फ्री होता है इतना करना। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो हमारे वीडियो से पढ़ सके। अगर किसी भी चीज़ की कमी है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उसको पूरा करूँगा। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।